नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। भाषा विज्ञान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे ध्वनि विज्ञान की। और ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम किन ध्वनियों का अध्ययन करते हैं या ध्वनि विज्ञान को किन किन नामों से जाना जाता है और ध्वनि विज्ञान को के अंतर्गत ध्वनि के किस स्वरूप का और किन किन रूपों का अध्ययन किया जाता है, इसकी संपूर्ण जानकारी आज के हमारे इस वीडियो में है। तो शुरू करते हैं ध्वनि से। तो ध्वनि के लिए स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान दोनों ही नामों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा स्वनिम विज्ञान, ध्वनिग्राम आदि नाम भी आप लोगों ने सुने होंगे। तो जो स्वन विज्ञान और ध्वनि विज्ञान ये दोनों नाम एक ही इकाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। यानी कि जो स्वन विज्ञान या ध्वनि विज्ञान है, ये दोनों नाम भाषा की एक ही इकाई के लिए प्रयुक्त होते हैं। भाषा की सबसे छोटी लघुतम इकाई जिसे हम स्वन या ध्वनि कहते हैं। ध्वनि शब्द जो है वो ध्वन धातु में इण प्रत्यय यानी कि ई प्रत्यय लगने से बना हुआ है। जब ध्वनि का हम भाषा वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, जब ध्वनि का हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो उसी को हम स्वन विज्ञान की संज्ञा देते हैं। लेकिन जो हमारी वैज्ञानिक दृष्टि से जो ध्वनियाँ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। विद्वानों का मानना है कि प्रयोग की दृष्टि से बहुत सारी ध्वनियाँ जो हैं वो प्रयोग की जाती हैं। लेकिन ऐसी ध्वनियों का हम वैज्ञानिक अध्ययन तो कर सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक रूप में इन ध्वनियों को मान्यता प्रदान करना संभव नहीं हो पाता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं कि हम उन ध्वनियों का परिवार में वर्गीकरण कर देते हैं। जैसे क परिवार की ध्वनियाँ, ख परिवार की ध्वनियाँ, तो इनको हम अलग अलग परिवारों में विभाजन कर देते हैं। और इन अलग अलग परिवारों के विभाजन करके जो हम ध्वनियों का वर्गीकरण करते हैं, इसी को ही स्वनिम कहा जाता है। इसी को ही हम स्वनिम विज्ञान के नाम से जानते हैं और इसी को हम ध्वनिग्राम भी कहते हैं। कुल मिलाकर ये इन शब्दों में बस थोड़ा सा अंतर है, बाकी इन सब का प्रयोग जो है वो ध्वनि के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि विज्ञान के लिए ध्वनि शास्त्र, ध्वन्यालोचन, स्वन विज्ञान, स्वनीति आदि नाम भी दिए जाते हैं। अंग्रेजी में ध्वनि विज्ञान को फोनोटिक्स कहा जाता है या फोनोलॉजी शब्द का प्रयोग भी इसके लिए किया जाता है। इन दोनों शब्दों की निर्मित ग्रीक के फोन शब्द से हुई है। ग्रीक के फोन से फोनोटिक्स और फोनोलॉजी की उत्पत्ति हुई है। तो आप सभी जो है ध्वनि विज्ञान के लिए प्रचलित नामों का अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि ये नाम जो हैं बार बार आपके लघु उत्तरी प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं और इसके साथ ही दीर्घ उत्तरी प्रश्नों के लिए और जानकारी के लिए आपको इन नामों से परिचित होना बहुत आवश्यक है। यदि हम ध्वनि के व्यापक स्वरूप की बात करते हैं, हम ध्वनि को एक व्यापक स्वरूप में लेते हैं, तो हम देखते हैं कि भाषा ध्वनि संकेतों का एक समूह मात्र है। इस प्रकार ध्वनि वर्ण, शब्द, भाषा सभी का अंतर्भाव हो जाता है। यानी कि हम ध्वनि के अंतर्गत सभी वर्णों को, भाषा को, शब्द को हम ध्वनि के अंतर्गत ले लेते हैं, अगर हम ध्वनि के व्यापक स्वरूप को ग्रहण करते हैं या व्यापक स्वरूप की अगर हम बात करते हैं। वैसे तो वर्तमान में जो ध्वनि की महत्ता है और ध्वनि का विस्तार क्षेत्र इतना अधिक बढ़ गया है कि अनेक विद्वानों ने इसको दो भागों में विभाजित कर दिया है। पहला ध्वनि शिक्षा और दूसरा ध्वनि विचार। विद्वानों का मानना है कि ध्वनि शिक्षा के अंतर्गत ध्वनियों का विश्लेषण, वर्गीकरण, परीक्षा और शिक्षा आदि को लिया जाता है। इसके अंतर्गत ध्वनि की उत्पत्ति, उच्चारण स्थान आदि सभी आ जाते हैं। अगर ध्वनि विचार की बात करें तो ध्वनि विचार के अंतर्गत भाषण ध्वनियों का संपूर्ण विज्ञान, यानी कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको हम बोलते हैं, जो हमारी भाषण ध्वनियाँ, हम बात करने में जिन ध्वनियों का हम प्रयोग करते हैं, उन ध्वनियों का उस संपूर्ण विज्ञान हो गया, ध्वनि विचार में आ जाता है। इसके अतिरिक्त ध्वनि विकार, ध्वनि परिवर्तनों का इतिहास और ध्वनि के सिद्धांत आदि भी ध्वनि विचार के अंतर्गत ले लेते हैं।
इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो भाषा विज्ञान है उसके अंतर्गत केवल और केवल मानव मुखोच्चारित ध्वनियों का ही अध्ययन किया जाता है। मानव उच्चारित ध्वनियों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्वनि का स्वरूप क्या होता है, भाषण ध्वनि क्या है, श्रुति क्या है, अवयवों के कार्य, ध्वनि उत्पत्ति के प्रक्रिया, ध्वनि गुण, स्वनिम, स्वनिम के भेद, ध्वनि परिवर्तन आदि का अध्ययन हम ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। अतः इन रहस्यों की जानकारी प्राप्त कराना ही ध्वनि विज्ञान का प्रमुख प्रयोजन होता है। इन रहस्यों का ज्ञान प्रदान करना या इन रहस्यों का ज्ञान प्राप्त करना ही ध्वनि विज्ञान का प्रमुख प्रयोजन होता है। हालांकि आमतौर पर विविध आवाज़ों, गूंज, नाद, कोलाहल आदि को भी हम ध्वनि के अंतर्गत लेते हैं, जैसे बादलों का गरजना, पशुओं का रंभाना, पक्षियों का चहचहाना, मंदिर की घंटियां बजाना, रेल की सीटी आदि को हम ध्वनि कहते हैं। किंतु भाषा विज्ञान के अंतर्गत इन्हें हम ध्वनि नहीं मानते हैं। भाषा विज्ञान की दृष्टि में ये सब कोलाहल मात्र हैं। मनुष्य भी अगर ऐसी ध्वनि को उच्चारित करता है, ऐसी ध्वनि का उच्चारण करता है जो कि किसी भी सार्थक शब्द की निर्मित में सहायक नहीं होती है या फिर कोई पद का निर्माण नहीं कर पाती है, तो उसे जो है शोर की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत केवल और केवल हम मानव मुखोच्चारित सार्थक ध्वनियों का ही अध्ययन करते हैं। तो ये सब आप समझ गए होंगे। इसके अलावा जो ध्वनि विज्ञान है, ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम प्राचीन ध्वनियों का अध्ययन करते हैं और किस किस प्रकार से ध्वनियों में परिवर्तन होता आया है और वर्तमान ध्वनियों का स्वरूप क्या होता है। विविध भाषाओं में ध्वनियाँ प्रचलित हैं, उनका अध्ययन हम सभी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत करते हैं। तो ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत हम जो हिंदी भाषा के उच्चारण स्थानों का अध्ययन कर चुके हैं, इसका वीडियो जो है इससे पहले अपलोड कर दिया गया था, लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा। क्योंकि जब तक हम किसी भाषा के वर्णों का या किसी भाषा की ध्वनियों के उच्चारण स्थानों से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम ध्वनि विज्ञान का अध्ययन भली भांति नहीं कर पाएंगे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे कि ध्वनि विज्ञान के जो वाग अवयव हैं, मनुष्य के भाषा को उच्चारित करने वाले जितने जो वाग अवयव हैं, उनका कार्य क्या होता है, वो कैसे कार्य करते हैं, वे कौन कौन से होते हैं, इसकी बात हम आगे करेंगे। और फिर धीरे धीरे ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत जितने भी हम रूपों का वर्णन करते हैं या ध्वनि की प्रक्रिया का वर्णन करते हैं, परिवर्तन आदि की बात हम आगे करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।